हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। प्यारे बच्चों, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर 15 के सेकंड मेंबर के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज फास्फोरस। आफ्टर नाइट्रोजन, जैसे हमने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को स्टडी किया उसी तरीके से हम फास्फोरस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अकरेंस। फास्फोरस हमारे पास कहां से आता है? देखिए, इसका मेन जो ओर है दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें से हम फास्फोरस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसके दो सोर्स हैं, एक तो बोन ऐश। यस, बिल्कुल सही आपने सुना, बोन ऐश, हड्डियों की राख, हड्डियों का चूरा। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था इन द बिगनिंग, हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम कैसे प्रेजेंट होता है? एज कैल्शियम फॉस्फेट। तो दोनों ही कंपोनेंट रहते हैं, कैल्शियम भी और फॉस्फेट भी। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट अराउंड 58%। हमारी जो बोन ऐश हैं उनके अंदर 58% कैल्शियम फॉस्फेट। दूसरा, इसका इंपॉर्टेंट ओर इन नेचर दैट इज फॉस्फेट रॉक, जिसको हम बोल देते हैं, दैट इज फॉस्फोराइट। और इसको हम ट्रीट करते हैं सिलिका। सिलिका मीन्स SiO2 एंड कोक, प्योर कार्बन, इन इलेक्ट्रिक फर्नेस एंड एट temperature 1775 Kelvin when we get phosphorus, right? It was regarding its occurrence। और आपको पता है नेचर के अंदर बहुत जगहों पे ये पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर, बहुत सारी फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, क्योंकि बोन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये एज अ कैल्शियम फॉस्फेट। तो हम बात करने वाले हैं फास्फोरस के कौन कौन से कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एलोट्रोप्स, राइट। देन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है लाइक अमोनिया, दिस इज फॉस्फीन। फॉस्फीन, इसकी प्रेपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देन हेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ये है हमारे आज के लेक्चर के मेन टॉपिक्स। तो मैं स्टार्ट करती हूं विद एलोट्रोप्स। तो ये रहे एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं मैंने। 3 तरह के एलोट्रोप्स हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। फास्फोरस 3 तरह के एलोट्रोप्स के अंदर हमें मिलता है और उनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव दैट इज व्हाइट फास्फोरस और सबसे ज्यादा स्टेबल वो दूसरी एक्सट्रीम पे है, दैट इज ब्लैक। सबसे पहला डिफरेंस देखिए इनका स्ट्रक्चर। व्हाइट ये सॉर्ट ऑफ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, एक्चुअली पिरामिडल होती है, लेकिन ये चारों दे एग्जिस्ट एज P4 मॉलिक्यूल, डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल, राइट। और इसके अंदर बॉन्ड एंगल रहता है 60। अब आप देखिए, अगर इसको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जाना होता, बॉन्ड शुड बी 109.5। चलिए और कम कर देते, अगर ये इस तरीके से P4 4 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, लेट इट बी ऐसे जुड़ जाते विद एंगल 90 डिग्री, प्लेनर में आ जाते, हैविंग एंगल 90 डिग्री। इवन देन 90 के बाद भी ये कितना आ रहा है? 60। इससे पहले आप लोग जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो वहां ये बोला जाता है कि जितने भी बॉन्ड पेयर्स हैं वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते हैं दैट देयर शुड बी मैक्सिमम बॉन्ड एंगल सो दैट मिनिमम रिपल्शन कैन हैपन। लेकिन यहां क्या हो रहा है, अगर वो प्लेनर में जाता तो इट शुड बी 90, अगर वो पिरामिडल में भी जाता लाइक अमोनिया, इट शुड बी हैविंग मे बी लेस देन 109.5, 107 हो सकता था, 106 हो सकता था, बट इट इज 60 डिग्री। एंड दिस इज द मेजर रीजन दैट व्हाइट फास्फोरस इज वेरी वेरी रिएक्टिव। क्यों?
क्योंकि उसके अंदर ये एंगुलर स्ट्रेन है, इट इज स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल, अनस्टेबल है, जबरदस्ती इसको बांध के रखा हुआ। इट कुड हैव अटेन्ड स्टेबिलिटी इफ दिस एंगल इज इंक्रीज्ड। लास्ट में चलिए, दैट एंगल इज 99 डिग्री, that is purely crystalline structure, most stable form, and that is having bond angle 99 degree, which is quite large as compared to white phosphorus. So angular strain की वजह से white phosphorus जो है that is very reactive, right? ऐसी ही और इंटरेस्टिंग बातें हम आगे देखते हैं इसके अंदर। इसके आगे एक स्मॉल स्केल के ऊपर पॉलीमर बन जाता है, पॉलीमर लीनियर चेन बन गई। अब ये जो आपस में जुड़ा हुआ था, आपस में बॉन्डिंग थी, वो खुल गई। इन्होंने दो मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, लंबी चेन बन जाती है, जैसे ह्यूमन चेन बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लंबी चेन बन जाती है। दैट बिकम्स रेड फॉस्फोरस। और डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, अब सारे के सारे जिगजैग मोशन, जिगजैग पाथ में ये जुड़ जाते हैं। ये देखो जिगजैग जिगजैग, और अरेंजमेंट ऐसा हो जाता है, इट अपीयर लाइक हेक्सागन। मोस्ट स्टेबल लेयर्ड स्ट्रक्चर हैविंग बॉन्ड एंगल 99 डिग्री। और फास्फोरस जो लिंकेज है दैट इज 218 पिकोमीटर। इनकी जो बॉन्ड लेंथ रहती है दैट इज 218 पिकोमीटर। ओके, अब इनकी प्रेपरेशन की एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो देखना। ये जो हमारे पास व्हाइट फॉस्फोरस है, ओके, कलर इसका व्हाइट, लेकिन अगर थोड़ी देर एक्सपोज्ड रहे तो इसके ऊपर लेयर आ जाती है ऑक्साइड की, एंड इट अपीयर्स येलो। यस, दिस इज रेड इन कलर एंड दैट इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, ये रहा रेड इन कलर एंड दिस इज ब्लैक इन कलर। जब आप लोग डिफरेंसेस लिखेंगे तो प्रॉपर तरीके से लिखना, ठीक है। ओके, अब इसके कलर का काम खत्म। अब देखिए व्हाइट फॉस्फोरस कैसे बना, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फर्नेस, है ना, हीटिंग कैल्शियम फॉस्फेट, calcium phosphate heated in electric furnace at 1775 Kelvin and white phosphorus is obtained. वहां से जो phosphorus निकला that is white phosphorus. Okay. It is highly reactive. Almost 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे अप्रैल मई में आ जाता है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे अगर हम फास्फोरस को बाहर रखें इट कैचेस फायर, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही इट फॉर्म्स फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, एकदम से ये आग पकड़ लेता है। अब ये था व्हाइट फॉस्फोरस, इसकी प्रेपरेशन यहां से बना, व्हाइट फॉस्फोरस हो गया। ओके, व्हाइट फॉस्फोरस को अगर हम 573 केल्विन और इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करें इट टर्न्स इनटू रेड फॉस्फोरस। है ना इंटरेस्टिंग, व्हाइट फॉस्फोरस को रेड में कन्वर्ट किया जाता है। रेड जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, नेचर से जो फॉस्फोरस आएगा दैट विल बी प्योरली व्हाइट, उसका एलोट्रॉप व्हाइट से बनता है। ठीक है, अब आगे देखना, जो हमारे पास ब्लैक है ये बेसिकली दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ओके, एक को हम बोलते हैं अल्फा ब्लैक, दूसरे को हम बोलते हैं बीटा ब्लैक। दूसरा है बीटा ब्लैक, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, दिस इज अल्फा। अल्फा कैसे बना, जब हमने रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन तक हीट किया इन अ सील्ड ट्यूब, अल्फा ब्लैक बन गया। किससे बना, रेड फॉस्फोरस से। ओके, अगर आप व्हाइट वाले को हीट करते हो एट 473 केल्विन एंड वेरी हाई प्रेशर, बीटा ब्लैक बन जाएगा। ठीक है, तो रेड से बनेगा अल्फा, व्हाइट से बनेगा बीटा। और ये है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल्स हैं, वेरी स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हैं।
और अल्फा का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है दैट मे बी मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल। अब आप लोगों को पता है कि क्रिस्टल की कौन सी शेप हो सकती है, इट मे बी मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, बहुत सारी शेप्स आपने की हैं। ओके, अगर इसकी स्टेट दिस इज वैक्सी सॉलिड्स, वैक्स की तरह होता है, आप इसको नाइफ के साथ कट कर सकते हैं, लेकिन रेड फॉस्फोरस को आप नाइफ से कट नहीं कर सकते, चाकू से नहीं काट सकते। इट इज ब्रिटल पाउडर। जैसे हमारे घरों में नमक होता है ना, टाटा वाला नमक नहीं, दूसरे वाला नमक जो मोटा वाला नमक होता है, तो उसको आप जरा सा क्रश करो, इजीली पाउडर फॉर्म में आ जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटल, मीन्स सॉलिड बट इजीली ब्रेकेबल, ब्रिटल पाउडर, एंड दिस इज क्रिस्टलाइन। हवा लुक ऑन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ये बर्न कर जाता है? 307, मैंने बताया ना 35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। एंड रेड इट इज 543 केल्विन, दिस इज 673 केल्विन। और ये टेम्परेचर काफी है इस चीज को बताने के लिए दैट इट इज मोस्ट रिएक्टिव, इट इज लेस रिएक्टिव एंड दिस इज लीस्ट रिएक्टिव। ये अगर फायर कैच करेगा तो 543 केल्विन पे, ये अगर फायर कैच करेगा तो एट 673 केल्विन। बनाएंगे सभी पेंटॉक्साइड ही, बर्न करने का मतलब ही ये है। डेंसिटी, इसकी डेंसिटी 1.84। अब ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गया, डेंसिटी बढ़ गई, वो 3 डायमेंशनल में आ जाता है, दैट इज 2.69 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये लीस्ट स्टेबल, एकदम से बर्न आउट हो जाता है। This is stable, somewhat stable, and that is the most stable form. ठीक है, ओके। रिएक्टिविटी का भी आपने देख लिया। वेल, इनके और भी डिफरेंसेस हैं, मैं उनके बारे में भी आपसे बात करती हूं। इसमें जो व्हाइट फॉस्फोरस है, इसको आप स्मेल से भी इसको पहचान सकते हो कि इसमें व्हाइट है, रेड है या ब्लैक है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले टॉक्सिसिटी, व्हाइट वाला जो है इट इज हाईली टॉक्सिक, मीन्स पॉइजनस, हाईली पॉइजनस, एंड दीज आर नॉन टॉक्सिक। ये पॉइजनस नहीं है, दोनों ही, दीज आर नॉन टॉक्सिक। सॉल्युबिलिटी, insoluble in water, it is insoluble in water but soluble in organic solvents, organic solvents like carbon disulfide, carbon tetrachloride etc. लेकिन जो रेड वाला है it is insoluble in water as well as organic solvents, ये दोनों में ही soluble नहीं होते, in water as well as organic solvents. प्रॉपर्टीज व्हाइट, रेड और ब्लैक फॉस्फोरस की, दिस इज व्हाइट फॉस्फोरस, रेड एंड ब्लैक। ओके, देखिए कई बार आपने सुना होगा जहां पे डेड बॉडी बर्न करते हैं, क्रिमिनेशन होती है, तो रात को वहां पे कुछ ग्लो करता है ना। कई लोग डराते हैं एक दूसरे को कि वहां पे भूत है, वहां हड्डियां ग्लो कर रही हैं। एक्चुअली बोन्स के अंदर आपको पता है कैल्शियम फॉस्फेट है, और फास्फोरस की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, और कौन से फास्फोरस की, स्पेशली व्हाइट की, दैट इट ग्लोज इन डार्क। समटाइम्स आप लोग अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट लगवाते हो, ठीक है, और दुकान वाला आपको बोलता है कि इसमें रेडियम लगा है। रेडियम इज नॉट सो इजीली अवेलेबल कि वो गाड़ियों की नंबर प्लेट में लग जाए, तो एक्चुअली दैट इज मिक्स्ड विद फास्फोरस, और फास्फोरस के ऊपर जैसे ही लाइट गिरेगी ये ग्लो करता है। और कुछ एक मार्केट में की रिंग्स, कुछ और मटेरियल भी मिलता है कि जब रात को लाइट ऑफ हो जाए तो वो ग्लो करता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिल्यूमिनेसेंस। आपने कई बार देखा होगा बच्चों के रूम के अंदर
कुछ पेंट ऐसा किया जाता है या स्टिकर्स लगाए जाते हैं कि लाइट ऑफ होने के बाद ऐसा लगता है कि आपके छत के ऊपर स्टार्स लगे हुए हैं, यू आर अंडर द स्काई, तो दैट ऑल्सो कंटेन्स फास्फोरस। तो दैट प्रोसेस इज केमिल्यूमिनेसेंस, जो कि रेड और ब्लैक फास्फोरस के अंदर नहीं होती. इट इज ओनली एंड ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट फास्फोरस. देन इट इज हैविंग गार्लिक लाइक स्मेल. लहसुन की तरह इसकी स्मेल होती है व्हाइट फास्फोरस की, जबकि रेड फास्फोरस की कोई स्मेल नहीं होती, ब्लैक फास्फोरस की कोई स्मेल नहीं होती. हाँ, इसका मेटालिक लस्टर होता है, बिल्कुल मेटल्स जैसी इसकी शाइन रहती है. ठीक है. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी आपको पता है, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव. ओके, दिस इज मैच बॉक्स, और इस मैच बॉक्स के ऊपर इसका हेड देख रहे हो आप, ब्लैक ब्लैक सा लगा होता है ना, सबने देखी हुई है मैच बॉक्स. ओके, इसको ऐसे हाथ से निकालने से इजीली ये नहीं निकलता है. ठीक, इसको बर्न करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए. अब ये जो साउंड आपको सुनाई दी और जो स्ट्रीक्स आपको दिखाई दी, व्हाट इज दैट? अब ये जो आपको वो जो स्पार्क दिखाई दिया, होलमे सिग्नल के अंदर सेम ऐसा ही स्पार्क होता है, राइट? और हुआ क्या यहां पे, फास्फोरस बर्न किया टू फॉर्म फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड. ठीक है, होलमे सिग्नल के बारे में फॉस्फीन के साथ बात करूंगी. तो वो उसके अंदर भी एक्चुअली उसमें फॉस्फीन बर्न करती है, लेकिन बनता क्या है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड. अब इसके अंदर, मैच बॉक्स के अंदर जो आप अपने घरों में यूज करते हो, यू आर यूजिंग व्हाइट फास्फोरस, है ना. इंटरेस्टिंग. तो व्हाइट फास्फोरस, इसका कौन सा कंपाउंड, दैट इज फास्फोरस सल्फाइड. ये यूज होता है, अकेला नहीं है, इसके साथ बाइंडर है ना, स्टिक हो जाता है ना इसके ऊपर. दिस इज मैच स्टिक, बर्न एनीवेयर. तो उसके अंदर डाला जाता है पोटेशियम क्लोरेट इसकी ऑक्सीडेशन के लिए, और जेलेटिन एज अ बाइंडर, वो इसको इसके साथ बाइंड करके रखता है. और आपने देखा, थोड़ा सा इसको स्पार्क चाहिए, पोटेशियम क्लोरेट है इसको थोड़ा सा स्पार्क देने के लिए. अदरवाइज आपको पता है 35 डिग्री के ऊपर प्योर फास्फोरस बर्न करता है. तो इसको हमने उतनी सी फ्रिक्शन दी और उससे ये बर्न कर गया. ठीक है, तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस. इनकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, ये तो मैंने कंपैरेटिव में आपको दे दिया, आपने नोट भी ऐसे ही करना है, राइट फ्रॉम देयर इनका जो भी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है. उसके बाद मैंने यहां कहीं पे भी बॉन्ड एंगल मेंशन नहीं किया, आप बॉन्ड एंगल भी लिख सकते हैं. बॉन्ड एंगल के बेस पे स्टेबिलिटी की बात वो पूछ सकते हैं कि ब्लैक वाला ज्यादा स्टेबल और व्हाइट वाला लेस स्टेबल क्यों है, दैट इज ओनली ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन. तो ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, वो कहीं से भी आ सकते हैं, तो आपने इनको टेबुलेशन में नोट कर लेना है. Now let's talk about phosphine. PH3, this is phosphine. अमोनिया क्या था, NH3, और उसका नेक्स्ट मेंबर आफ्टर नाइट्रोजन इज फॉस्फोरस. सबसे ज्यादा प्रिपरेशन होती है इसके फॉस्फाइड्स, जैसे नाइट्राइड N3 नेगेटिव, फॉस्फाइड फॉस्फोरस के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, कैल्शियम के साथ जुड़ा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव क्रॉस किया, ये बन गया कैल्शियम फॉस्फाइड, ये बन गया एल्यूमिनियम फॉस्फाइड. तो कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर से इसकी हाइड्रोलिसिस करें, इट विल गिव फॉस्फेट. कई बार एग्जाम के अंदर सिर्फ ऐसे लिखा होगा, आपको इक्वेशन कंप्लीट करनी है, इसलिए ये मत सोचना कि वीडियो देख लिया तो हम इसको नोट ना भी करें तो चलेगा. एल्यूमिनियम फॉस्फाइड प्लस 3 HCl, 3 तो चलो बैलेंस करने के लिए लगाया, HCl ऐड करेंगे तो ये चीज आपको लिखनी है. ठीक है, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए. दिस इज एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, हाइड्रोलिसिस करनी है, एसिड, ये बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन जुड़ के फॉस्फोरस के साथ अगेन फॉस्फीन. देन इसको वाटर से भी हाइड्रोलाइज कर सकते हैं और एसिड से भी, तब भी क्या बनेगा, फॉस्फीन. देन सेकेंड प्रेपरेशन इज फ्रॉम फास्फोरस एसिड H3PO3.
तो फास्फोरस एसिड को हीट किया जाता है 478 केल्विन से लेके 483 केल्विन तक, देन वी गेट फास्फोरिक एसिड. दिस इज phosphoric acid and phosphine is formed. Then from phosphinium salt, okay, what is phosphinium? देखिए हमारे पास था अमोनिया, एक लोन पेयर H पॉजिटिव, ये बन गया अमोनियम. सेम इसी तरीके से फॉस्फीन प्लस H पॉजिटिव, इट विल फॉर्म फॉस्फोनियम. फॉस्फोनियम के साथ, अगर फास्फोनियम के साथ लग गया क्लोराइड, ऐसे मैंने अमोनियम के साथ लगा दिया, फास्फोनियम के साथ लग गया आयोडाइड, सेम मैंने इसके साथ लगा दिया, फास्फोनियम के साथ लग गया क्लोराइड से हाइड्रोक्साइड, सेम हमने इसके साथ लगा दिया. दिस इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. उसी तरीके से फास्फोनियम क्लोराइड, फास्फोनियम आयोडाइड, फास्फोनियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर? जब ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले रहा, फास्फोरस इज शोइंग +4, राइट, 4 बॉन्ड बना रहे. तो ये रहा फास्फोनियम आयोडाइड. इट इज मेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड व्हाट वी गेट, आयोडाइड जुड़ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ेगी, बन जाएगा वाटर, बाकी क्या बचा PH3. अगेन वी गेट फॉस्फीन. लेबोरेटरी के अंदर इसको हम किस तरीके से तैयार करते हैं? फॉस्फीन के लेबोरेटरी मेथड के बारे में अगर हम बात करें, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, तो इट वाज गिवन बाय गेनगैम्बर इन 1783. ये रहे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है. और इसको हम फॉस्फीन को बोलते हैं हाइड्रोजन फॉस्फाइड, और इट इज फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन. व्हाई इट इज हाइड्रोजन फॉस्फाइड? हम लोग आइड किसके साथ लगाते हैं? नेगेटिव के साथ, राइट. दिस इज सोडियम क्लोराइड, ओके. उसी तरीके से हाइड्रोजन फॉस्फाइड मींस इसमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? फॉस्फोरस की. कैसे? PH3, दिस इज +1, दिस इज -3, दिस इज -1, दिस इज +1. तो इसलिए दिस इज हाइड्रोजन फॉस्फाइड, और आप जनरली इसको बोलते हो फॉस्फीन. बहुत सिंपल सा मेथड है प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी का. लैब के अंदर आप कैसे इसको तैयार करते हो? वी मेक यूज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस. एक नंबर का क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन विच एलोट्रोप ऑफ phosphorus is used? That is white phosphorus. और हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड. और इनर्ट एटमॉस्फेयर, बिल्कुल इनर्ट होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट कर सकता है, राइट. तो इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए हम इसमें यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वी मेक यूज ऑफ ऑयल गैस, राइट. तो ये बन जाता है आफ्टर रिएक्शन सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, एंड साथ में क्या निकला हमारे पास? दिस इज फॉस्फीन. सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्लस दिस इज फॉस्फीन. ये था हमारा मेन प्रोडक्ट जिसको हम बनाना चाह रहे थे. लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फॉस्फीन ही बनेगी. इस रिएक्शन के दौरान सेम रिएक्टेंट्स के साथ हमें मिलता है हाइड्रोजन, एंड दिस इज डाइफॉस्फीन, P2H4. तो जब हमें इनकी जरूरत ही नहीं है, तो दे विल एक्ट एज इम्प्योरिटी, राइट. हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको खराब कर रहे हैं, है ना. तो क्या करते हैं? सेम केमिकल रिएक्शन विद व्हाइट फास्फोरस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, जस्ट क्वांटिटी कम ज्यादा हो गई. तो यहां देखो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड इज द सेम, लेकिन हाइड्रोजन भी बन सकती है और डाइफॉस्फीन भी बन सकती है. एंड यस, डाइफॉस्फीन इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, एकदम से आग पकड़ लेती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाती है ये. तो ये मैंने कोशिश की है थोड़ा सा सेटअप दिखाने की आपको, कि इस कंटेनर के अंदर हमने लिया है व्हाइट फास्फोरस, राइट. दिस इज फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, और इसके अंदर हमने ऐड किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये देखिए हमने ऑयल गैस और
कार्बन डाइऑक्साइड से इस कंटेनर के अंदर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल इनर्ट कर दिया, सो दैट व्हाइट फास्फोरस सिर्फ इन दोनों से रिएक्ट करे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड ना बना दे। अब इस प्रेपरेशन के अंदर से एक एक नंबर के बहुत से क्वेश्चंस निकल आए। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वर्टेक्स रिंग्स? ये एक तरह के स्मोक रिंग्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स रिंग। अब ये क्यों बना? ऐसे ऐसे धुएं के छल्ले, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपने नेट पे देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि कुछ लोग स्मोक करते हैं सिगरेट और उसके बाद अलग अलग स्टाइल में धुएं के छल्ले बाहर निकालते हैं मुंह से। तो उसी तरीके से ये छल्ले ऐसे लहराते हुए ऊपर तक जाते हैं। तो एक्चुअली ये वर्टेक्स रिंग्स क्यों बनी? दीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइफॉस्फीन as impurity along with phosphine। ये है रीजन इन वर्टेक्स रिंग्स के बनने का कि फॉस्फीन के साथ डाइफॉस्फीन भी बनती है एज इम्प्योरिटी, जिसकी वजह से हमें ये धुएं के छल्ले दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो एकदम से एटमॉस्फेयर के साथ जब ऑक्सीजन के टच में आती है तो हमें इस तरह की स्मोक स्क्रीन्स नजर आती हैं। ठीक है, और हॉलमे सिग्नल के अंदर कौन सी गैस यूज की जाती है? इट वॉज आस्क्ड इन अ पेपर। तो फॉस्फीन, इट इज यूज्ड इन हॉलमेज सिग्नल। स्मोक स्क्रीन बनाते हैं हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं, जिस वक्त होता है ना कवर करना होता है, कहीं वॉर है या क्या है, तो वहां पे भी इसी चीज को यूज किया जाता है। केमिकल कंपाउंड सॉर्ट ऑफ बॉम्ब वो गिराते हैं जिसमें से वो धुआं निकलता है। आपने कई बार फिल्मों में सुना होगा कि आप मुझे कवर करो, तो कवर करने का मतलब यही है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो एनिमी को इल्यूजन देने के लिए दे मेक यूज ऑफ स्मोक स्क्रीन्स। और स्मोक स्क्रीन कहां से बनेगी? यस, विद द यूज ऑफ फॉस्फीन। तो मैं वर्टेक्स रिंग्स के बारे में बात कर रही थी कि इसके अंदर अब जो गैस यहां से बबल आउट होकर बाहर जाएगी, दैट विल बी फॉस्फीन, बट along with highly inflammable डाइफॉस्फीन। इस गैस के अंदर फॉस्फीन तो हम बना रहे हैं, फॉस्फीन तो बन रही है, लेकिन उसके साथ साथ डाइफॉस्फीन भी बनती है फ्रॉम द सेम रिएक्टेंट्स। तो व्हाइट फास्फोरस इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जैसे ही यहां पे फॉस्फीन गैस बबल आउट करेगी इस सॉल्यूशन में से, तो यहां पे हमें इस तरह के धुएं के छल्ले दिखाई देते हैं। मैंने थोड़ा एनलार्ज कर दिया डायग्राम को। ये धुएं के छल्ले फॉस्फीन की वजह से नहीं है, दे आर ड्यू टू डाइफॉस्फीन, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आते ही ये बर्न कर जाती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाती है, तब हमें ये रिंग्स दिखाई देते हैं। तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइफॉस्फीन एज इम्प्योरिटी। तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। अब इसकी हल्की सी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट इज कलरलेस, लिटिल बिट टॉक्सिक है, राइट, और स्मेल लाइक रॉटन फिश और गार्लिक, देन स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। आपको पता है अमोनिया तो बहुत ज्यादा सॉल्युबल था, कंपैरिजन भी साथ साथ में हो रहा है। अमोनिया इज टू मच सॉल्युबल इन वाटर, बट पानी में घुलते ही आपको पता है ये बना लेता था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये वाटर के अंदर बहुत ही कम सॉल्युबल है। इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन दैट इज होल्मेज सिग्नल। होल्मेज सिग्नल, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन होल्मेज सिग्नल? दैट इज फॉस्फीन। दूसरा है स्मोक स्क्रीन। दोनों में ही जो हमारे पास गैस है फॉस्फीन, इट इज यूज्ड। होल्मेज सिग्नल है, इसके अंदर बर्न करता है कैल्शियम फॉस्फाइड, राइट। एक तो फॉस्फीन बनेगी और साथ में फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनता है विच एक्ट एज अ स्क्रीन। इतना ज्यादा धुआं निकलता है, ब्राइट लाइट निकलती है, ब्राइट लाइट इसकी वजह से आएगी। अब इसमें दोनों ही कंडीशंस में इट वाज कैल्शियम फॉस्फाइड।
आपको पता है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फीन। अभी लिखी थी ना रिएक्शन आपने, मैं इसको बैलेंस नहीं कर रही हूं। अब इधर से ये जो फॉस्फीन है इट विल बर्न इन एयर टू फॉर्म P4O10 प्लस वाटर। ये जो है ब्राइट लाइट और बिल्कुल स्मोक की स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब वारफेयर्स के अंदर स्मोक स्क्रीन क्यों बनाते हैं, जैसे कवर करने के लिए, कि मान लीजिए यहां से आर्मी के पर्सन्स ने दूसरी ओर जाना है और यहां बीच में फायरिंग हो रही है, तो वो सेम यही चीज होलमे सिग्नल या स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए, ये तो कलर के साथ बर्न करती है। होलमे सिग्नल इसलिए क्योंकि इसमें कलर भी ऐड किया जाता है, रेड और ग्रीन, और सी के अंदर कहीं पे रॉक्स हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, सो दैट कोई एक्सीडेंट ना हो। और वैसे ही वो भेजेंगे ऐसे मटेरियल, उसके अंदर क्या रहता है, कैल्शियम फॉस्फाइड, हल्के से जर्क के साथ उसको भेजा, वाटर से रिएक्ट करते ही वहां पे स्क्रीन बन जाएगी। इतना ज्यादा धुआं होगा दैट विल एक्ट एज अ शील्ड, और कोई लोग वहां से निकल भी जाएंगे तो पता भी नहीं चलता। सो इट वॉज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ होलमे सिग्नल एंड स्मोक स्क्रीन बाय यूजिंग फॉस्फीन, क्योंकि फॉस्फीन बर्न करती है टू फॉर्म फास्फोरस पेंटॉक्साइड, और स्क्रीन बनाने का काम इसका है। फॉस्फीन इज द बेसिक रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस दैट स्क्रीन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, इसका कंपैरिजन विद अमोनिया साथ साथ में नोट करना है। जहां आपको जरूरी लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको उसके बाद में आपने नोट कर लेना है। हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस, दो तरह के हेलाइड्स हैं, ट्राइहेलाइड्स एंड पेंटाहेलाइड्स, और एक्स हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से हेलाइड्स हैं फास्फोरस के, दे आर क्लोराइड्स, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स। और आयोडाइड सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, Pi5 is unstable due to larger size of iodine. Pi3 तो एग्जिस्ट कर जाता है इजीली, इट इज स्टेबल, बट Pi5 इज अनस्टेबल। ठीक है, रीजन में आगे बात करती हूं। ओके, अब ट्राइहेलाइड स्ट्रक्चर जिस तरीके से फॉस्फीन के अंदर था, लोन पेयर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसी तरीके से अब हुआ क्या, हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया, क्लोरीन। ठीक है, और यहां पे बॉन्ड एंगल इट इज 100.4, और फॉस्फीन के अंदर रहता है 93.5, राइट। अमोनिया के अंदर होता है 107.5, लेकिन फॉस्फीन में वो डिक्रीज हो जाता है, ये बात आप पढ़ चुके हैं, बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज होता है, राइट। तो फॉस्फीन और इसका ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंस इज ओनली प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, राइट। और जिस वक्त बनता है पेंटाहेलाइड, पेंटाहेलाइड बनाने के लिए अब हमें दो एक्साइटेशन स्टेट्स तक जाना पड़ता है। देखें, फास्फोरस 15 3s2 3p3, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो इट विल बी 3s2 3p3, तो ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर, तो इस स्टेज में बन जाता है PCl3, एक लोन पेयर और 3 क्लोरीन्स के साथ फास्फोरस कंबाइन कर लेता है। ठीक है, और देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3, और यही रीजन है ये स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर, ओके। अब मुझे बनाना है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, व्हाट विल हैपन, वहां पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो दिस इज ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जंप करेगा आगे, इट वाज 3s 3p 3d हमारे पास खाली पड़ी है। ठीक है, ये वाला घर खाली पड़ा है, तो 1 2 3 ये वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच गया इधर, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3d, टोटल 5 के लिए अरेंजमेंट क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। इट फॉर्म्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हैविंग बॉन्ड एंगल 120 एंड 90 डिग्रीज। अब देखिए, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है,
इस बॉन्ड को जो 120 है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल एंगल। एंड ये जो तीन बॉन्ड हैं, दीज आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये जो above the plane और below the plane है, this angle it is known as axial angle and bond it is axial bond। और आप देखिए इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इट इज 204 पिकोमीटर एंड एक्सियल बॉन्ड लेंथ इट इज 219 पिकोमीटर। मींस जो इसका एक्सियल बॉन्ड है इट इज लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, जितनी चीजें मैं यहां पे नोट कर रही हूं, बता रही हूं, दीज आर 1 मार्क क्वेश्चंस। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो है दे आर लेंथियर, दे आर लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, राइट। इट वाज रिगार्डिंग इट्स स्ट्रक्चर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो PCl 5 है इट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, exist as molecule in gaseous and liquid state। जब PCl5 गैशियस फेज में है, सिंगल मॉलिक्यूल, लिक्विड स्टेट है, तो कंबाइन कर जाएगा आपस में थ्रू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये है मॉलिक्यूल PCl5। बट अगर ये आयनिक है एज आयन, इन आयोनिक फॉर्म इट एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म। तो उसमें क्या रहेगा, या तो केटाइन, देखो PCl3 इसके साथ कोई आयन लग गया, एक और क्लोरीन, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, तभी क्लोराइड बनेगा। तो ये लोन पेयर इसने इसको दे दिया, तो ये बन गया PCl4 नेट चार्ज पॉजिटिव। PCl5 एक और क्लोरीन आई, ये बन जाता है PCl6 नेट चार्ज 1 नेगेटिव। चाहे केटाइन बने चाहे एनाइन, दोनों ही आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे और सॉलिड होंगे। इसी तरीके से PbR3 एंड Pi5, ये भी इसी तरीके से PbR3 एग्जिस्ट एज PbR4 नेट चार्ज और Pi3, ये भी इसी तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं कि जब ये सिंगल हैं दे विल एक्ट एज मॉलिक्यूल गैशियस और लिक्विड फॉर्म के अंदर, बट दे एग्जिस्ट इन आयोनिक फॉर्म लाइक दिस इन सॉलिड स्टेट। PbR4 नेट चार्ज पॉजिटिव, इसके साथ एक ब्रोमाइड लग गया। Pi4 नेट चार्ज पॉजिटिव, उसके साथ एक आयोडाइड लग गया। तो इस तरीके से ये थे हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस दो तरह के हैं, ट्राईऑक्साइड एंड पेंटाऑक्साइड, ठीक है, और दोनों ही डाइमेराइज हैं। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर, इसका बहुत बार एग्जाम में आता है। तो पहले आपने 4 फास्फोरस लिख लिए, ओके। अब यहां पे अगर आप देखें -2 और यहां पे क्या आ गया +3, मींस फास्फोरस 3 बॉन्ड शो करेगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, +3 मींस 3 कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। अब ये दोनों फास्फोरस, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन और इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन, ओके। अभी क्रॉस में देखिए, और इधर इनके बीच में, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, हो गया कंप्लीट। तो इट वाज P4O6, स्ट्रक्चर ऑफ P4O6 एग्जाम में आता है। अब P4O10, P4O10, तो दिस इज पेंटाऑक्साइड, अगेन इट इज डाइमर, -2 -20 +5 +20। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर फास्फोरस विल बी हैविंग 5 बॉन्ड्स। कैसे, लेट्स सी। अगेन इसको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में रखिए। तो पहले 6 वाला स्ट्रक्चर बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5 6।
अब यहां पे सभी फास्फोरस के पास लोन पेयर था, तो वो कंबाइन कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ। इसी तरीके से फास्फोरस और ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट होगी। अब आप काउंट कर लीजिए, ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट सिर्फ 2 बॉन्ड होंगे और फास्फोरस के अराउंड 5। तो दीज वर ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। Let's have a look on oxo acids of phosphorus. तो ये रहे नेम ऑफ ऑक्सो एसिड, मेटाफास्फोरिक एसिड HPO3, हाइपोफास्फोरस और फॉस्फिनिक एसिड H3PO2, फास्फोरस एसिड H3PO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4। फास्फोरस को फास्फोनिक एसिड भी बोलते हैं और फास्फोरिक एसिड को ऑर्थोफास्फोरिक एसिड भी लिखा जाता है। देन H3PO5, दिस इज पर ऑक्सो फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई तो पर ऑक्सो फास्फोरिक एसिड। देन H4P2O6, दिस इज hypophosphoric acid, and H4P2O7, it is diphosphoric acid, and last peroxo diphosphoric acid। अब सबसे पहला स्टेप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, -2 +1 +5, -2 +1 टोटल हो गया +3, ये है -4 तो इसके ऊपर क्या आया +1, -2 +1, -6 +3 +3 टोटल हो गया +6, -2 +1 टोटल -8 +5। राइट, ये मैं अभी बताती हूं। यहां पे 6 2 12, 12 -4 प्लस तो 8 और चाहिए, राइट। तो यहां क्या आएगा +4, 4 2 8, 8 + 4 12 +4, -2 +1 टोटल -14, यहां आ गए 4, बाकी बचे 10, तो यहां क्या आ गया +5। ठीक है, अब ये जो 2 बचे हमारे पास, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप सभी ऑक्सीजन के ऊपर, मैं यहां अलग से करके दिखा देती हूं, H3PO5 -2 +1, ये हो गया टोटल -10 +3, इसके ऊपर आ रहा है +7। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली इसमें क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब यहां पे 2 ऑक्सीजन्स कैसे प्रेजेंट है विद -1 चार्ज, क्योंकि पर ऑक्सो ग्रुप ये है, दिस इज पर ऑक्सो ग्रुप, -1 O2 के ऊपर आएगा -2 चार्ज। ठीक है, अब यहां पे H3PO5 और O5 के अंदर O2, 2 ऑक्सीजन्स, उसके ऊपर है -1 चार्ज, पर ऑक्सीजन -1, तो 2 का हो गया -2, और 3 ऑक्सीजन ऐसी हैं विच आर हैविंग -2 चार्ज, तो टोटल कितना हुआ -2 -6 कितना हो गया प्लस, दिस इज -6 3 6, 6 प्लस माइनस टोटल हो गया -8, तो इसके ऊपर आया टोटल -8 चार्ज +1, तो इसके ऊपर कितना आया +5। क्लियर हुआ, तो दिस इज +5। इसी तरीके से H4P2O8, H4P2O8 मींस इसमें से 2 ऑक्सीजन्स पर ऑक्सो के ग्रुप में प्रेजेंट है, -1 तो 2 ऑक्सीजन्स मतलब पर ऑक्सीजन -1 चार्ज, बाकी कितनी बची 6, -2 चार्ज होगी टोटल 8, तो ये चार्ज कितना आया -2 -12, टोटल कितना हो गया -14, तो इसके ऊपर आया -14, इसके ऊपर +1, 4 से 4 कैंसिल, बाकी बचा 10, 10 डबल है +5। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आया +5। जब हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ना, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि पर ऑक्सो ग्रुप किस तरीके से प्रेजेंट है। सबसे पहले HPO3, ओके,
दिस इज P, 1 2 3, ओके। A के साथ लग गया H, ठीक, और इधर बन गया डबल बॉन्ड, इधर बन गया सिंगल बॉन्ड। और क्योंकि यहां पे फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है, वो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जोड़ लेगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कंप्लीट, फास्फोरस की वैलेंसी भी कंप्लीट, क्योंकि यहां पे फास्फोरस जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर इसको डबल बॉन्ड भी शो किया गया है, बिकॉज इट इज शोइंग हियर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पे आप डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, बट दिस इज द बेटर अरेंजमेंट। अब इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है विच कैन बी रिलीज्ड, तो दिस इज मोनोबेसिक। इनको आप अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते जाएं, क्योंकि मुझे बीच में से इनको मिटाना भी पड़ सकता है, ठीक है। अब H3PO2, ये रहा फास्फोरस, 1 2, हाइड्रोजन है 3, ओके। तो एक हाइड्रोजन तो लग गई इसके साथ, एक हाइड्रोजन लग गई इधर और एक लग गई इधर, ओनली देन फास्फोरस कैन हैव इट्स वैलेंसी कंप्लीट। इसमें से अब देखिए सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक नेचर शो कर सकती है। जब स्ट्रक्चर लिखा गया तो आपको लिखने में लग रहा होगा यहां से तो 3 हाइड्रोजन जाएंगे, इट शुड बी ट्राइबेसिक। नो, इट इज मोनोबेसिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा आएगा, शो दैट H3PO2 is monobasic and not tribasic। तो उसको दिखाने के लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगेन फास्फोरस 1 2 3, राइट। चलो मैं यहां लिख लेती हूं 3, हाइड्रोजन्स हैं 3, वेल H इसको 5 कंप्लीट करना है। अब 2 चीजें बची, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड हियर एंड सिंगल हाइड्रोजन हियर। नाउ H3PO3। यही एक तरीका है फास्फोरस की पेंटावेलेंसी को कंप्लीट करने का। तो अब देखिए यहां से ओनली 2 हाइड्रोजन्स जो है दे कैन बी रिमूव्ड, दे कैन शो एसिडिक नेचर। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इट इज डाइबेसिक। डाइबेसिक और समटाइम्स किसी किसी बुक में लिखा होता है डाइप्रोटिक। क्वेश्चन क्या आएगा, शो दैट H3PO3 इज डाइबेसिक नॉट ट्राइबेसिक। हाउ विल यू जस्टिफाई योर आंसर? तो आपको स्ट्रक्चर बना के बताना पड़ेगा। H3PO4, ओके, फास्फोरस 1 2 3 4, 1 2 3, हो गए 5 बॉन्ड कंप्लीट। अब यहां से देखो कितने हाइड्रोजन जा सकते हैं, 1 2 3, तो दिस इज ट्राइबेसिक और ट्राइप्रोटिक। प्रोटिक मीन्स H पॉजिटिव आयंस, और H पॉजिटिव वही जाएगा जो ऑक्सीजन के साथ है। ये ऑक्सीजन से बाहर था, ये 2 ऑक्सीजन के बिना थे, तो ये नहीं गए। नेक्स्ट H3PO5 आ गया ना, पर ऑक्सो ग्रुप। अब देखना पर ऑक्सो ग्रुप को हम कैसे शो करेंगे। ये रहा फास्फोरस 1 2 3 4, ओके, H डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड था ना, अब यहां पे ऐसे प्रेजेंट है। दिस इज द मीनिंग ऑफ पर ऑक्सो ग्रुप। अब देखिए एक H ये जा सकता है, एक ये जा सकता है, एक ये जा सकता है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 -2 -2 -1 -1, टोटल देखो 2 4 6 7 8, -8 ही आया था ना वहां पे। तो इस तरीके से दिस इज पर ऑक्सो ग्रुप। यहां पे ये दोनों ऑक्सीजन ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैं आपको बता चुकी हूं पहले। तो अगेन इट इज ट्राइबेसिक, राइट, ओके। नाउ
hypophosphoric acid H4P2O6. Let's have a look on it. H4P2O6. तो इसको थोड़ा आगे करके बनाती हूँ. 1 2 2 फास्फोरस, टोटल 6 ऑक्सीजन्स. ओके, 1 2 3 4 5 6. अब हाइड्रोजन्स कितने हैं? 4. बराबर बांट दीजिए. 1 2 1 2. सिंपल. 2 फास्फोरस, दोनों लिख लिए. टोटल इसके पास थे 6 ऑक्सीजन्स. 3 इसके अराउंड लिख दो, 3 इसके अराउंड लिख दो. अब दोनों फास्फोरस के 5 बॉन्ड भी कंप्लीट हो रहे हैं और हाइड्रोजन्स कितनी बाहर जा रही है? 1 2. सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है. 4. दिस इज टेट्रा बेसिक. ठीक है. ओके, नाउ डाइफास्फोरिक एसिड. ठीक है. अभी आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे थोड़ी जगह खाली करनी है यहां पे. ठीक है. मैं यहां इसका स्ट्रक्चर बना देती हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं समझाती हूं कि कैसे बनाइए. 2 सेम चीज यही, बस 1 ऑक्सीजन बीच में लगा देनी है हमने. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. और 1 ऑक्सीजन बीच में आ गई, होगी 7. 1 2 डबल बॉन्ड, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही. ठीक. और देखो कितनी हाइड्रोजन्स हैं? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स प्रेजेंट नियर ऑक्सीजन. अगेन इट इज टेट्रा बेसिक और टेट्रा प्रोटिक. अब हमारे पास बचा है सिर्फ एक H4P2O8. ठीक है. चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर इधर बना देती हूं. सबने नाम नोट कर लिए हुए हैं? ठीक है. मैं इसको हटा देती हूं, ये वालों को हटा देती हूं. ठीक है. H4P2O8 इसका स्ट्रक्चर इधर चला गई. H4P2 ओके, एक फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस. ठीक है. दोनों के अराउंड, अब फास्फोरस के अराउंड, दिस इज पर ऑक्सो ग्रुप. इट इज हैविंग पर ऑक्सो ग्रुप. तो दोनों फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन. बाकी बचे 6, लगा दीजिए. बाकी सारा कुछ सेम रहेगा. डबल बॉन्ड, इधर आया OH 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 OH. ये आ गया बीच में पर ऑक्सो ग्रुप. -1 -1 -2 -2 -2 -2 2 4 6 8 10 12 13 14. यही आया था. ठीक है. तो ये बन गया H4P2O8. राइट. जब ये बना डाइफास्फोरिक एसिड. ठीक है. ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर है. डाइफास्फोरिक एसिड का मतलब 2 फास्फोरिक एसिड आपस में जुड़ गए. एक फास्फोरिक एसिड H3PO4. राइट. इसका OH, इसका H, वाटर रिमूव्ड. अब जरा इनको जोड़िए साथ में. दिस इज डाइफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस, OH OH. आगे क्या आ गया? सिंगल ऑक्सीजन. फास्फोरस, डबल बॉन्ड, OH OH. बन गया H4P2O7. ये तो स्ट्रक्चर है किसका? H4P2O8. इसका स्ट्रक्चर है ये. और ये कैसे बना? डाइफास्फोरिक एसिड कैसे बना? 2 फास्फोरिक एसिड लिए, वाटर रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन आ गई दोनों फास्फोरस के बीच में. बन गया ये वाला स्ट्रक्चर. मैंने सिर्फ यही बताना था. डाइफास्फोरिक एसिड का मतलब 2 सल्फ्यूरिक, जो फास्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कंडेंस्ड. अब अगर आप इसमें वापस पानी डाल देते हो, इधर H
इधर OH, वापस 2 मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड के बन जाएंगे. तो it was all about oxo acids of phosphorus and also regarding all the compounds of phosphorus. We studied about allotropes, then important compounds जिसके अंदर आपने फॉस्फीन की प्रेपरेशन से लेके उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा. देन हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस, देन ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, एंड इन द लास्ट देयर वाज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस. तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? इसको जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन. So, stay tuned for upcoming video. Till then, stay home, stay safe.